अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ वहशत दिल पार्ट 8। आप जानते हैं दरीद को, वो कहाँ से मिला आपको? अब के शायान ने फरीद से पूछा। जी वो बाहर सड़क किनारे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उनको यहाँ ले आया। फरीद ने बात बताई। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शायान फरीद का शुक्रगुजार हुआ। कोई बात नहीं, ये उनका फ़ोन और वॉलेट ले ले और अब मैं चलता हूँ। दरीद साहब को होश आ जाए तो उनसे कहिएगा इमाम साहब से ज़रूर मिले। वो दरीद का सामान देता देता हुआ बोला और वापसी के लिए मुड़ गया। शायान भी वहीं माँ के पास बैठकर दरीद की सेहत की दुआ करने लगा। 2 घंटे बाद मुराद साहब वापस आ गए तो शायान उनके लिए जूस वगैरह ले आया ताकि कमज़ोरी महसूस ना हो। शायान ने अफराह को कॉल करके इतला दे दी थी दरीद के एक्सीडेंट की, और ये भी बता दिया था कि शायद वो आज लेट घर आएंगे, तो ध्यान रखना अपना और सावी का। वो फ़ोन काट के दोबारा अंदर आके नादिया बेगम और मुराद साहब के पास बैठ गया। सावी सावी दरवाज़ा खोलो। अफराह को जब पता लगा था दरीद के एक्सीडेंट का, वो बहुत परेशान हो गई थी, और फिर सावी का ख्याल आते ही वो सावी के कमरे की तरफ भागी थी और अब दस्तक पे दस्तक दे रही थी, मगर वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। बिला आखिर 20 मिनट बाद सावी ने दरवाज़ा खोल दिया। सावी, दरीद भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसके दरवाज़ा खोलते ही अफराह ने बताया। उसकी बात सुनकर वो वीरान आंखों से उसे देखने लगी, जैसे उसे समझ ना आया हो कि उसने क्या कहा है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम्हारे दरीद का एक्सीडेंट हो गया है। अफराह उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखती हुई बोली। "अ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है," वो कहती दरवाज़ा बंद करने लगी कि अफराह ने टांग आगे करके उसे ऐसा करने से रोका। "इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख और सूजी हुई क्यों है? तुम रोई थी?" वो उसका चेहरा ऊपर उठाती हुई परेशानी से पूछ रही थी। कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए अब मैं सो जाऊं?" सपाट लहजे में जवाब देती उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गई। पीछे वो हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसे समझ ना आया आखिर सावी को हुआ क्या है। दरीद के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था। हालांकि उसे परेशान होना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो वो हैरान परेशान सी वापस अपने रूम में आ गई। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो ड्रेसिंग के सामने आके खड़ी हो गई और अपने चेहरे को देखने लगी, जो बेहद संजीदा था। उसने अपने दिल को टटोल के देखा। दिल में दरीद के लिए कोई एहसास है? मगर वहां से कोई जवाब ना आया। उसका दिल खाली था, बिल्कुल सपाट सा। उसे दरीद के लिए कुछ महसूस ना हुआ। उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर भी उसे जरा सा भी दुख ना हुआ। होता भी तो क्यों? जिस इंसान को वो अपना मुहाफिज समझती थी, वही उसकी इज्जत का लुटेरा निकला था। वो वापस बिस्तर पे जाके नीम दराज हो गई और आंखें मूंद गई। रात हो गई थी, हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। दरीद को अभी तक होश नहीं आया था। इस खामोशी को शायान की आवाज़ ने तोड़ा था। मामा बाबा, आप लोग घर जाएं, मैं यही हूँ दरीद के पास। उसे होश आए तो मैं इतला कर दूंगा, वो इनकी तबीयत का ख्याल करते हुए बोला। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अपने बच्चे को छोड़कर, जाने किस हाल में है वो। नादिया बेगम रोते हुए बोली। मामा प्लीज़, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और यहाँ पे आप क्या करेंगी? मैं हूं ना यहाँ, वो उन्हें समझाता हुआ बोला। शायान बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें घर चलना चाहिए, बच्चियाँ भी घर पे अकेली है। मुराद साहब ने भी शायान की तायीद की। इनकी बात समझते नादिया बेगम सर हिला गई और उठ खड़ी हुई। मुझे हर पल की खबर देना, जैसे ही दरीद को होश आए हमें बता देना, वो उसे हिदायत करती हुई चली गई। जी मामा, मैं बता दूंगा, अभी आप जाइए, वो उन्हें तसल्ली देता हुआ बोला। वो दोनों इसके सर पे प्यार करते घर के लिए निकल गए। रात के 2 बज रहे थे। शायान बाहर रखी चेयर पर बैठा था जब डॉक्टर और नर्स हड़बड़ी में आईसीयू में चले गए। शायान बेचैनी से उन्हें अंदर जाता देखकर इधर से उधर टहलने लगा। आधे घंटे बाद डॉक्टर नर्स के साथ बाहर आ गए। पेशेंट अब ठीक है, कंडीशन भी स्टेबल है, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप मिल लीजिएगा, डॉक्टर बताते हुए आगे बढ़ गए, और शायान ने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर दरीद को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसे बेड पर उल्टा लिटाया गया था, क्योंकि जख्म उसकी पुश्त पर थे, जिसकी वजह से
उससे कमर के बल लेटना मुश्किल था। शायान भी साथ ही था और अब उसके पास रखी कुर्सी पर बैठा था। कैसे हो? शायान ने पूछा। ठीक हूँ, मुख्तसर सा जवाब दिया गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ? फिर से सवाल किया। एक्सीडेंट? वो चौंक उठा। हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट ही हुआ है ना? वो एक फरीद नामी आदमी तुम्हें लेके आया था अस्पताल, उसी ने हमें इत्तला दी और मैं और मामा बाबा आ गए, शायान ने बताया। तो दरीद ने गहरा सांस भरा। मतलब साबिन ने किसी को कुछ नहीं बताया था और ना फरीद ने। नए सिरे से उसे दिल में अजियत का एहसास हुआ। बस ध्यान नहीं गया और हो गया एक्सीडेंट, उसने सपाट आवाज में जवाब दिया। अच्छा, तुम आराम करो, मैं मामा बाबा को बता देता हूँ ताकि वो परेशान ना हो। वो उसे कहता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाते ही दरीद ने मुंह तकिए में भींच लिया और उसके आंसू तकिए में जज्ब होने लगे। कौन कहता है मर्द को निदामत नहीं होती? वो अना के आगे झुकते नहीं। जब अपने गुनाह पर सच्चे दिल से पछतावा हो और खुदा का खौफ भी तो मर्द अपनी अना तो क्या, कभी कभी जान देने से भी गरीज नहीं करते। नादिया बेगम और मुराद साहब रात को ही आना चाहते थे, मगर शायान ने मना कर दिया और अब वो सुबह ही सुबह वहां मौजूद थे। अफराह ने आना चाहा था, मगर शायान ने कहा कि दरी जल्दी घर आ जाएगा, तब मिल लेना। जबकि सावी ने आने से साफ इनकार कर दिया था, जिस पे सबको ही हैरत का झटका लगा था, मगर उसकी अपनी तबीयत खराबी का कहकर उसने टाल दिया था। इस वक्त नादिया बेगम दरीद के पास बेड पर बैठी थी और मुराद साहब और शायान सोफे पर बैठे दोनों का प्यार देख रहे थे। दरीद का पट्टियों में जकड़ा वजूद देखकर हर दूसरे लम्हे उनकी आंखें नम हो रही थी, मगर खुद पर जब्त कर रही थी। उनकी हालत समझ रहा था, माँ से बढ़कर उन्होंने वो उनकी हालत समझ रहा था। माँ से बढ़कर उन्होंने उसको प्यार दिया था, हर आसाइश फराहम की थी, हर ख्वाहिश बिन कहे पूरी की थी, कभी शायान और उसमें फ़र्क नहीं किया था। इसीलिए अब उसकी ये हालत देख के उनका दिल छन्नी हो रहा था। अब तुम आराम करो, मैं यही हूँ, वो उसकी पट्टियों में जकड़ी कमर पे धीरे से हाथ फेरते हुए बोली। मुझे आपसे बात करनी है, उसने कहना चाहा। जो बात करनी है अब घर जाके करना, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, वो लाड़ से कहती उस पे चादर दुरुस्त करने लगी। वो भी फर्माबरदारी से सर हिलाता आंखें मूंद गया। कमर के बल लेट लेट कर उसे थकावट हो रही थी, मगर मजबूरी भी थी। कैसी है मामा? वो अपने शौहर के साथ आज उनके घर आई थी। उसे पता था कि वो ठीक नहीं है, इसीलिए वो जिद करके अपने शौहर को साथ लाई थी, जो कभी इस घर में नहीं आना चाहता था, जहां उसे नूर की आवाज़ें सुनाई देती थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटा? वो इसके वजूद को देखती हुई बोली, जहाँ एक नन्हा सा वजूद सांसें ले रहा था। मैं भी ठीक हूँ, आप अपना ख्याल नहीं रखती? देखे क्या हाल कर लिया है आपने अपना। भाई के कान खींचूंगी मैं, जिन्होंने मेरी मामा का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। उसने खुफकी से उनकी तरफ देखते हुए कहा। वो तो बहुत ख्याल रखता है बेटा, बस अपने बच्चों को देखने को तरस गई थी, इसीलिए ऐसी हो गई हूँ। वो बेबसी उसकी तरफ देखते बोली, जो आते साथ ही एक जानिब खिड़की में खड़ा हो गया था और ऐसे बाहर झांक रहा था जैसे इससे जरूरी काम ही कोई ना हो। वो मान जाएंगे, आप परेशान ना हो, वक्ती नाराज़गी है। वो उनकी निगाहों का इर्तिकाज़ देखती उन्हें तसल्ली देने लगी। दुआ करना मेरे मरने से पहले ही मान जाए। वो यासियत से गोया हुई और जो बेनियाज बना खड़ा था तड़प कर उनकी तरफ बढ़ा। ऐसी बातें मत करें आप, वरना हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊंगा आपसे। वो उनके गले लगते भीगे लहजे में बोला। तो मान जाओ मेरी जान, क्यों मुझे तड़पा रहे हो? वो रोने लगी। आपने अच्छा भी तो नहीं किया ना, वो नम आंखों से उनके आंसू साफ करते हुए बोला। जानती हूँ मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी। काश मैं वक्त को वापस मोड़ सकती। उनके लहजे में आस थी। आप फिक्र मत करें, मैं ढूंढ लूंगा उसे, फिर हम पहले की तरह रहेंगे। लेकिन जब तक वो इस घर में वापस नहीं आएगी, मैं भी नहीं आऊंगा। वो अटल लहजे में बोलता बाहर निकल गया। आप परेशान मत हो, आपको तो पता है ना उनका गुस्सा कैसा होता है। एक पल में माशा, एक पल में तोला। वो नरमी से बोली तो वो सर हिला गई। अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी, और आप अपना ख्याल रखा करें। मैं बुआ से कहती हूँ आपके ख्याल रखने का। वो उनका माथा चूमती उनसे प्यार लेती बाहर निकल गई।
एक और दिन अस्पताल में रखने के बाद दरीत को डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो आज ही घर वापस आया था। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने की तलकीन की थी। शादी में बस 4 दिन रह गए थे। ऐसे में शायान ने शादी आगे करने का कहा था, मगर दरीत ने सहूलत से मना कर दिया था। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी चची माँ, उसने धीरे से कहा। हाँ कहो बेटा, मैं सुन रही हूँ। वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो मैं ये कह रहा था, मेरा मतलब है कि आप सावी के लिए जो रिश्ता आया है उससे इनकार कर दे। उसने अटकते हुए बात मुकम्मल की। मगर क्यों बेटा? अंदरूनी खुशी को दबाते हुए परेशानी से गोया हुई। क्यों? मैं सावी से शादी करना चाहता हूँ। वो उनसे नजर चुराता हुआ बोला। सच? वो खुशी से पूछ रही थी तो वो उलझन से उन्हें देखने लगा कि वो इतना खुश क्यों है। जी जी जी, आपको कोई एतराज़ नहीं? वो हैरत से पूछ रहा था। मुझे क्यों एतराज़ होगा? मैं तो खुद भी यही चाहती थी हमेशा, वो खुशी से भरपूर लहजे में बोली। मतलब आप सावी का रिश्ता अशर से तोड़ देंगी? उसकी बात पर नादिया बेगम उलझी। अशर से रिश्ता? मगर सावी का रिश्ता अशर से तो तय नहीं किया था। उन्होंने उन्होंने सिर्फ उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो तो फिर किसके साथ किया था? उनकी बात सुनकर वो भौचक्का हो गया। अरे मेरे भोले बेटे, सावी का रिश्ता तो तुमसे तय किया गया था। वो भी बचपन से। तुम्हारा नाम तो बचपन से उसके नाम के आगे जुड़ गया था। और मंगनी वाली बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई गई कि तुम्हें सरप्राइज दिया जाए। मैं माँ हूँ तुम्हारी मुझे मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे पता नहीं चलेगा मेरा बच्चा क्या चाहता है। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तो आवाज़ दे देना। मैं लाउंज में ही हूँ। वो उसे बताती हुई उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। ये क्या कह गई थी वो? इसका मतलब अशर ने उससे झूठ बोला था और सावी उससे भी रिश्ते के लिए हामी भरी थी। और सावी ने भी उसी से रिश्ते के लिए हामी भरी थी। इसका मतलब सावी ने मेरे लिए हाँ की थी और मैंने क्या किया? उस अशर की बातों पर यकीन कर लिया। कैसे कर सकता हूँ मैं? कैसे? कैसे? वो अपने बाल नोचता हुआ बोला। एक गलतफहमी की बिना पर मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह, माफ़ कर दे मुझे, माफ़ कर दे मेरे खुदा, मुझे माफ़ कर दे। मैं कैसे उसका सामना करूंगा? वो बिस्तर पर हाथ मारता हुआ बोला कि हाथ में दर्द की ठेसें सी उठ रही थी और वो कर्राह कर रह गया था। सावी अपने कमरे की होकर रह गई थी। सब उसके रवैये पर हैरान थे। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि वो दरीद से बात ना करे और उसका दिन गुजर जाए। और अब उसकी एक्सीडेंट की खबर सुन के भी वो उससे मिलने नहीं गई थी। दरीत ने अपनी तरफ से ये कहकर उन्हें टाल दिया था कि सावी उससे नाराज है। पता नहीं वो मुतमईन हुए थे या नहीं, मगर उसके बाद किसी ने सावी को कुछ नहीं कहा था। बाकी के दिन पलक झपकते ही गुजरने लगे थे। दरीत के जख्म काफी हद तक ठीक हो चुके थे, मगर फिर भी उसे कमर के बल लेटने पर तकलीफ होती थी। सावी और दरीद की शॉपिंग अफराह और शायान ने ही की थी कि दरीद ठीक नहीं था और सावी का रवैया उनकी समझ से बाहर था, जो कि बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। कोई उससे बात करता तो वो जवाब दे देती, वरना चुप ही रहती। सावी और दरीद अपने अपने रूम में ही थे, जबकि अफराह और शायान बाहर लॉन में बैठे थे और मुराद साहब ऑफिस गए हुए थे। नादिया बेगम सावी के कमरे के बाहर खड़ी दस्तक दे रही थी। 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया और सावी की शक्ल दिखाई दी। वो नादिया बेगम को देखकर बगैर कुछ कहे उन्हें अंदर आने का रास्ता देती एक तरफ हट गई। वो भी उसका संजीदा सा चेहरा देखती बेड पर जाकर बैठ गई। इधर मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने उससे अपने पास बुलाया। वो चुपचाप आकर एक तरफ बैठ गई और बेडशीट पे नजरें जमाए नाखून से शीट पे बने डिजाइन को खुरचने लगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें? पहले तो ऐसी नहीं थी। हर वक्त गुमसुम सी रहती हो, ना किसी से कुछ बोलती हो। तुम्हारे इकलौते भाई की शादी है, तुम्हें तो जोशो खरोश से हर काम में हिस्सा लेना चाहिए, मगर तुम ऐसे कमरा बंद होकर बैठ गई हो। क्या हुआ है? मुझे बताओ, कोई परेशानी है? वो उसका चेहरा हाथों में थामे प्यार और फिक्रमंदी से इस्तफसार कर रही थी। एक पल को उसका दिल किया सब कुछ बता दे, अपने दिल में छुपी हर अजियत, वहशत और तकलीफ सब बाहर निकाल दे, उनकी ममता की गोद में छुप जाए। मगर ऐसा वो सिर्फ सोच ही सकती थी। उन्हें बता देती तो क्या होता? उनको जितनी तकलीफ सदमा होता, उससे उनकी तबीयत बिगड़ जाती, और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो कभी खुद को माफ ना कर पाती। और आंखों पर
वो आंखों में आए आंसू अपने अंदर ही कहीं उतार गई। कुछ नहीं हुआ मामा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं तो सुस्त सी हो गई हूँ। अब आपको पहले वाली सावी ही मिलेगी। उसने ये अल्फाज किस अजियत से कहे थे उसका ही दिल जानता था। शाबाश मेरा बेटा, खुश रहो। वो उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली। आपको कुछ बात करनी थी? उसने उन्हें याद दिलाया। हाँ, दरअसल मैं तुमसे तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई हूँ। उनकी बात सुनकर उसे झटका लगा तो वो भूल ही गई थी कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। उसके पास उसकी इज्जत नहीं थी। क्या कोई उसे कबूल करेगा? एक बड़ा सा सवालिया निशान था जो उसके सामने आके खड़ा हो चुका था। तुमने उस दिन लड़के का नाम तो पूछा ही नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें खुद ही बताने आ गई, ताकि तुम सोच सोच के परेशान ना होती रहो। उन्होंने प्यार से कहा। "क- क- कौन है वो?" उसने अटकते हुए पूछा। मैं तुम्हें किसी और के हवाले करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। दरीद तुम्हारे लिए बेहतरीन है, उससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने सोचा कि तुम दोनों का रिश्ता अनाउंस कर देते हैं, ताकि तुम दोनों को इस रिश्ते का और अपनी हदूद का एहसास हो। एक धचका था जो उसके दिल को लगा था। तकलीफ की एक शदीद लहर उसके दिल में उठी थी। दरीद के साथ? नहीं मामा, मुझे दरीद से शादी नहीं करनी। किसी से भी करवा दें मगर दरीद से नहीं। वो एकदम आपे से बाहर होती ही बोली। वो उस इंसान से शादी कैसे कर सकती थी जिसने उसके सबसे अनमोल चीज छीन ली थी? जब उसने शादी से पहले उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो वो शादी के बाद क्या ख्याल रखता? नादिया बेगम उसका रिएक्शन देखकर दंग रह गई। उन्हें तो लगा था वो दरीद की तरह खुश होगी। बचपन से वो दोनों साथ थे, एक दूसरे को समझते थे, और अब वो सावी के मुंह से ये बात सुनकर भड़क गई थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों नहीं करनी तुम्हें उससे शादी? वो गुस्से से इस्तफसार करने लगी। बस मैंने कह दिया मुझे नहीं करनी उनसे शादी किसी कीमत पर भी। वो सपाट सर्द लहजे में इनकार कर गई। शादी तुम्हारी सिर्फ उसी से ही होगी। उसके अलावा तुम्हारी शादी किसी से नहीं हो सकती। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो तुम। उन्होंने भी भड़कते हुए उसे जवाब दिया। क्यों क्यों नहीं हो सकती किसी और से शादी? वो चीखी। क्योंकि तुम उसके। अभी वो बात मुकम्मल करती कि दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही दरीद अंदर आया। चची माँ आप जाए, मैं बात करता हूँ, उसने नादिया बेगम की तरफ देखते हुए कहा। बेटा तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारे जख्म अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए। वो परेशानी से गोया हुई। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो प्लीज, वो उनको तसल्ली देता हुआ बोला। ठीक है मगर ध्यान से, और इसे भी समझा देना कोई उल्टा सीधा ख्याल जहन में ना लाए। इसकी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी, और अब शायान के वलीमे पे ही इसकी रुखसती होगी। उन्होंने दरीद को कहते अपना फैसला भी सुनाया, जिसे सुन के सावी तड़प उठी, मगर नादिया बेगम बगैर उस पर निगाह निगाह डाले कमरे से बाहर निकल गई, और वो दरीद को जख्मी निगाहों से देखने लगी। दरीद ने दरवाज़ा लॉक किया तो वो खौफ से उसकी तरफ देखने लगी। तो दरवाज़ा क्यों बंद किया है? खोले उसे। वो डर और खौफ से पीछे की तरफ खिसकने लगी, और उसकी आंखों में अपने लिए बेएतबारी बेयकीनी देखकर दरीद का दिल किया जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। इतनी बेएतबारी, जानता हूँ गलत किया मैंने, मगर उस दिन मैं होश में नहीं था, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम वहाँ हो सकती हो। मैं वही दरीद हूँ। मुझे बेएतबारी की मौत मारो। जो गुनाह किया है उसकी सज़ा भुगत चुका हूँ मैं। तुम भी माफ़ कर दो। वो उसके आगे हाथ जोड़ता अजियत से बोला। सज़ा? क्या सज़ा भुगती है आपने? एक एक्सीडेंट से आपको लगता है आपका गुनाह माफ़ हो जाएगा? मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। आपके नाम का मतलब पता है क्या है? जानवर। और आपने सच में साबित कर दिया कि आप एक जानवर हैं। वो दरीद की आंखों में आंखें डालती तल्खी से बोली। एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा। शरीयत के मुताबिक सजा मिली है मुझे। यकीन नहीं तो ये देखो। उसे जवाब देता वो बमुश्किल शर्ट उतारता उसकी तरफ पुश्त करके खड़ा हो गया। सावी ने जरा निगाह उसकी तरफ उठाई, और उसकी पुश्त को सुर्ख होती आंखों से घूरने लगी। पूरी कमर पे नील के निशान थे। लंबी लंबी कुछ सुर्ख और कुछ ब्राउन होती लकीरें जो कंधे से लेकर नीचे कमर तक जाती थी। ऐसी बहुत सी आड़ी तिरछी लकीरें थी जो उसके बाजुओं पर भी मौजूद थी। कुछ पर करंट जमना शुरू हो गया था। वो ज्यादा देर
देख ना सकी और नजरें हटा ली। वो अपनी पुश्त पे उसकी नज़रें महसूस करता, उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, मगर उसने कुछ भी ना कहा। शरीयत के मुताबिक सज़ा ली या कानून के मुताबिक, मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, वो दो टोक लहजे में बोली। सावी प्लीज़, एक बार मेरी बात। वो कुछ और बोलता कि वो तंद ही उसकी बात काट गई। असावेरा नाम है मेरा, खबरदार जो मुझे सावी कहा। जिसको मुझे सावी कहने का हक था वो मर चुका है मेरे लिए। उसकी बात पे वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा तासुरात से पाक था। वो डगमगाते कदमों से बाहर निकल गया, उसमें और हिम्मत नहीं उसके उस नुकीले अल्फाज को झेलने की। उसने उसके निकलते ही सावी ने ठक से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो थका हारा ऑफिस से आके लाउंज में बैठा था। बिजनेस का सारा काम उसको अकेले ही देखना पड़ता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी थक जाता था। अभी भी वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए बैठा था कि बुआ पानी का गिलास ले आई। वो घूट घूट पानी पीने लगा। पानी पी के गिलास बुआ को वापस दिया और दोबारा सोफे से टेक लगाई। बुआ वहीं खड़ी थी। उसे अचंभा हुआ। क्या बात है बुआ, कुछ कहना है? उसने इस्तफसार किया। जी बेटा, वो आज नूर बेटी का फ़ोन आया था। बुआ की बात सुनते ही वो एकदम उछल पड़ा। क्या? कब? किस नंबर से? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। वो बेटा, मैं आपसे आप ही का इंतज़ार कर रही थी कि आप आए तो मैं आपको बताऊं। बुआ ने जवाब दिया। क्या बात हुई आपकी? कहाँ है वो? उसने अपना पता बताया? उसने बेताबी से पूछा। जवाब में बुआ ने फ़ोन पे हुई सारी बात हुर्फ बहरूफ बता दी, जबकि उनकी आखिरी बात सुन के उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। आपको उसे नहीं बताना चाहिए था बुआ, उसकी हालत ठीक नहीं थी। अगर उसने स्ट्रेस ले लिया तो उससे आगे उससे कुछ सोचा ही नहीं गया। फिर कुछ ख्याल आते ही वो लैंडलाइन फ़ोन की तरफ भागा और उस पे आने वाली कॉल्स चेक करने लगा। कॉल लॉग में सिर्फ एक ही कॉल रिसीव हुई थी, मतलब इसी नंबर से फ़ोन आया था। उसने जल्दी से नंबर नोट किया और हैदर के नंबर पे सेंड किया और उसे कॉल मिलाई, जो जल्द ही उठा ली गई। मैंने एक नंबर सेंड किया है तुम्हें, इसकी लोकेशन ट्रेस करवाओ और जल्द से जल्द करवाओ, जल्दी। जितनी जल्दी काम होगा उतनी जल्दी तुम्हारी जान छूटेगी। दूसरी तरफ से कुछ भी सुने बिना उसने अपनी कही और हुक्मनामा जारी करके फ़ोन बंद कर दिया। बुआ किचन में जा चुकी थी। अब उसे यकीन था कि बहुत जल्द वो उस तक पहुंच जाएगा। अब वो और देर नहीं करेगा। 20 मिनट बाद उसे फ़ोन पे मैसेज मौसूल हुआ। उसने खोल के देखा तो वो किसी अस्पताल का एड्रेस था, और ये वो अस्पताल हरगिज़ नहीं था जहां उसने उसे पहली बार देखा था। वो फ़ोन जेब में रखता हुआ उठा और बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट करता जन से घर से निकल गया। उसे बहुत जल्दी थी उससे मिलने की। नादिया बेगम के पूछने पर दरीद ने बताया था कि सावी नहीं मानी। उसकी बात सुनकर नादिया बेगम को नए सिरे से गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि ज़बरदस्ती या रजामंदी से सावी की शादी दरीद से ही होगी। सावी अपने कमरे में ही महसूर थी। नादिया बेगम ने शायान और मुराद साहब को सावी की इनकार का नहीं बताया था, जबकि अफराह की बार बार कोशिश पर भी सावी ने उसे कुछ नहीं बताया था। अब अफराह ने भी चुप साध ली थी। आज रात को मेहंदी थी। सुबह से उसके घर में मेहमानों का ताना बांधा बंधा हुआ था। आनिया लोग भी आए थे। हिना बेगम और अशर तो नहीं आना चाहते थे, मगर वकार साहब के इसरार पर उनको भी आना पड़ा था। आनिया सब बातें भुलाए नादिया बेगम के साथ उनकी हेल्प करवा रही थी, जबकि आनिया को उनके साथ काम करता देखकर हिना बेगम अंदर ही अंदर जल रही थी। मेहमानों वाला घर था, आनिया को मना भी नहीं कर सकती थी। सुबह से रात हो गई मगर सावी कमरे से बाहर ना निकली। मेहमानों के पूछने पर नादिया बेगम ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हिना बेगम को हैरानी तो हुई, मगर फिर कंधे उचका गई। अफराह तैयार होके बैठी थी। उसने पीले रंग का लहंगा पहना था, मोतिये और गुलाब के फूलों का जेवर पहने वो खुद भी एक फूल लग रही थी। लाइट से मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे सावी की कमी बुरी तरह महसूस हो रही थी, मगर फिर उसकी तबीयत खराबी का सोचती गहरा सांस लेकर रह गई। लड़कियों ने ढोलकी रखी हुई थी और साथ में गाने गा रही थी। दो लड़कियां अफराह के दाएं बाएं बैठी उसे मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी लगाने के बाद अफराह को शायान के साथ झूले पे बिठाया गया। शायान ने
उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने हमेशा अफराह को सादगी में ही देखा था और आज पहली बार उसे तैयार देखकर उसके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो रही थी। सबकी निगाहें उनकी तरफ थी, इसलिए वो अपनी निगाहों को कंट्रोल करता नजरें फेर गया। वो खुद इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस था और बहुत हैंडसम लग रहा था। फिर बारी बारी सब औरतें आती और उन्हें सलामी के साथ दुआएं देती। आनिया उससे मेहंदी लगाने आई तो वो ख्वाह ही शर्मिंदा हो गई। आनिया उसकी बाएं तरफ बैठी जबकि दाएं तरफ शायान बैठा था। मुझे माफ करो आनिया, मेरी वजह से तुम और शायान। वो आनिया की तरफ झुकी और भी कुछ कहती कि आनिया उसकी बात काट गई। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है अफराह, ये सब तो किस्मत की बातें हैं। शायान का साथ मेरी किस्मत में लिखा होता तो यहाँ आज मैं बैठी होती, मगर यही तो बात है कि शायान का साथ तुम्हारे नसीब में लिखा था, इसीलिए आज यहाँ तुम हो। मुझसे माफ़ी मत मांगो प्लीज़, वो नरमी से कहती अपनी नम आंखें लिए वहां से उठ गई और अफराह उसकी पुष्ट देखती रह गई, जबकि शायन उनकी बातें सुन चुका था मगर चुप रहा। हिना बेगम ने अफराह को मेहंदी नहीं लगाई थी, ना ही नादिया बेगम ने उनको कहा था। रात 1 बजे के करीब ये तकरीब खत्म हुई तो अफराह ने सुख का सांस लिया। वो बैठ बैठ के बहुत थक गई थी, मेहंदी भी सूख चुकी थी। वो हाथ धोने वॉशरूम चली गई, फिर वापस आके फूलों की ज्वेलरी उतारने लगी। अभी उसे मेकअप मेकअप भी साफ करना था, इससे पहले कि वो वॉशरूम जाती कि कोई इजलत में रूम में दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक करते उसकी तरफ बढ़ने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो प्लीज़ यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से। वो उससे अपने कमरे में देखती बौखला गई। कोई देखता है तो देखे, मेरी मिसेस टूबी हो यार, इतना डर क्यों रही हो? शायान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो सवालिया हुई। यार बाहर तो मैं तुम्हें सही से देख भी नहीं सका और ना ही तुम्हारी तारीफ कर सका, इसलिए अब मैं यहाँ तुम्हारी तारीफ करने और तुम्हें देखने आया हूँ, और अब तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वो उसका चेहरा देखता अपना प्लान बताने लगा। आप कल कर लीजिएगा तारीफ, अभी जाए यहाँ से, वो उसे टालती हुई बोली। कल तो कल के हिस्से की करूंगा, आज के हिस्से की तो अभी करनी है ना, अब चुप बिल्कुल। वो उसकी तरफ गौर से देखता उसे कमर से जकड़ गया। बहुत 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 प्यारी लग रही हो, इतनी के दिल कर रहा है खा जाऊं तुम्हें, वो मानी खेजी से बोला। अब जाइए, वो ब्लश होती हुई मिनमिनाई। अच्छा, ओ अच्छा, को खींचता उस पे झुक गया और दीवाना वार उस पे अपनी चाहत लुटाने लगा कि वो उसकी गिरफ्त में कसमसाने लगी। वो इससे अलग हुआ तो अफराह रुख मोड़े गहरे सांस भरने लगी। यार मेरी तरफ तो देखो, देखोगी तो तारीफ करूंगा ना, वो उसका रुख मोड़ते हुए बोला। मुझे नहीं करानी, अब आप जाइए यहाँ से, वो शर्म से सुर्ख होने लगी। मुझे तो करनी है ना, वो भी अपने अंदाज में। वो उससे उठाकर बेड तक लाया और आराम से लिटा दिया। अभी वो उस पे झुकता कि वो अपने दोनों हाथ मुंह पे रख गई। हाथ हटाओ वरना हाथ काट के साथ ले जाऊंगा, वो उसे शरारत से धमकी देने लगा। वो उसकी बात पर आंखें फाड़े मुंह खोले उसे देखने लगी कि वो हंसता उसकी बेवकूफ़ी पे उसके दोनों हाथ कैद कर गया और उसके लबों पे अपनी मोहब्बत की मेहर लगाने लगा। अफराह को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएगी। वो उसे पीछे ढकेलने लगी मगर मकाबिल शायद अपनी बरसों की तिश्नगी मिटा रहा था। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू निकल आए। शायान अपने होठों पे उसके आंसू महसूस करता उसकी जान बख्श गया। वो उसके माथे से माथा टिका गया। कितना ज़बरदस्त हथियार है ना तुम औरतों के पास, मर्द को अपने काबू में करने के लिए। वो उसके आंसू चुनता हुआ शरारत से बोला कि वो उसे धक्का देती उठ बैठी। क्या हुआ, तारीफ पसंद नहीं आई? चलो फिर कल तक का इंतज़ार कर लो, कल अपने स्टाइल में तारीफ करूंगा। आज तो तुम्हारे स्टाइल में की है, वो उसे आंख मारता बोला कि वो उसके सीने पे चपत लगा गई। जाइए यहाँ से अब, वो खुफकी से बोली। अच्छा जा रहा हूँ, मगर कल के लिए खुद को तैयार करके आना, क्योंकि कल की रात सिर्फ तुम्हारी तारीफ में बसर होगी और मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। वो जाते जाते मुड़कर बोला और बाहर निकल गया। अफराह ने उठकर दरवाज़ा लॉक किया और फिर चेंज करने चली गई। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी। ठंडी ठंडी हवाएं चलती मौसम को खुशगवार बना रही थी। घर में एक शोर सा बरपा था। हर कोई नाश्ते के बाद आज बारात में पहने जाने वाले कपड़ों की तैयारियों में मसरूफ था। सावी भी अपने गम को पसे पुश्त डालकर अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और नादिया बेगम
की कामों में हेल्प करवा रही थी। अमरीन किचन संभाल रही थी। आज ना सिर्फ उसकी सबसे अच्छी दोस्त बल्कि इकलौते भाई की भी शादी थी। इसलिए एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल कर वो उनकी खुशियों में शरीक होना चाहती थी। अफराह अपने कमरे में थी जबकि शायान दरीद के साथ बाहर किसी काम से गया था। उस दिन के बाद से सावी का दरीद से सामना ना हुआ था, ना ही दरीद ने उससे मिलने की कोशिश की थी। इसलिए वो मुतमईन थी। शादी का इंतज़ाम मैरिज हॉल में किया गया था। जल्द ही सब लोग तैयार होके हॉल की तरफ रवाना होना शुरू हो गए। सावी भी तैयार होने कमरे में चल दी। उसने नेवी ब्लू कलर का शरारा ज़ेब-तन किया था जो कि अफराह की पसंद था। कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहन के बालों का जूड़ा बनाया और नफासत से हिजाब किया। हल्का सा मेकअप किया और एक नज़र खुद को आईने में देखा। सौगवार हुस्न के साथ सजी सवरी सी असाविरा पहले से मुख्तलिफ लग रही थी। वो खुद को देखती तल्खी से मुस्कुरा दी और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी कि एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो गिर जाती मगर कोई उसके कमर के गिर्द बाजू डालता उसे गिरने से बचा गया। उसने धीरे से आंखें खोली तो नजरें सीधा उसे थामे दरीद से टकराई। वो कुछ पल उसे बेतासुर नजरों से देखती रही, फिर एक झटके से उसे परे ढकेला। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ये आपका फ्लैट नहीं, मेरा घर है, जहाँ पे मेरी हिफाजत करने के लिए मेरा भाई और मेरा बाप मौजूद है, वो तल्खी से बोली। वो उसकी बात सुनकर अजियत से आंखें मीच गया। वो शायान के साथ अभी बाहर से आया था। शायान अपने कमरे में तैयार होने चला गया था जबकि वो नीचे आते हुए दिल की ख्वाहिश पर सावी के कमरे में आ गया उसे एक नज़र देखने। मगर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वो सर को थामे गिरने वाली थी। इसीलिए उसे गिरने से बचाने के लिए वो उसे थाम गया। आई एम सॉरी, इतना कहता वो बाहर निकल गया। वो भी खुद को संभालती अफराह के रूम की तरफ बढ़ी। अफराह अपने कमरे में ही थी। पार्लर वाली को घर पे ही बुलाया गया था। डीप रेड कलर का लहंगा जिसके ऊपर गोल्डन कलर का काम किया गया था अफराह पे खूब जच रहा था। बालों को नीचे से कर्ल किया गया था जबकि सर पर खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाया गया था। गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी जो नादिया बेगम ने अफराह के लिए बनवाई थी। खूबसूरती से किया गया मेकअप अफराह के हुस्न को चार चांद लगा रहा था। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसे अपने माँ बाप की शिद्दत से याद आ रही थी जो उससे बहुत दूर चले गए थे। बार बार उसकी आंखें नम हो रही थी। सावी कमरे में दाखिल हुई तो उसे देखते ही बेसाख्ता माशाअल्लाह बोल उठी। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, उसने अफराह का माथा चूमते हुए कहा। शुक्र है तुम आ गई, मुझे लगा तुम कल की तरह आज भी नहीं आओगी, वो शिकवा करती हुई बोली। वो सावी को देखकर बहुत खुश हुई थी कि आज के दिन माँ बाप नहीं मगर उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उसके साथ है। आई एम सॉरी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वो शर्मिंदा हुई। अपने गम में वो अपने जान से प्यारे रिश्तों को नज़रअंदाज कर गई थी। कोई बात नहीं, आज तो तुम मेरे साथ होना, अफराह ने खुशी होते नम आंखों से कहा। हाँ, और सिर्फ आज नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और अब बिल्कुल नहीं रोना, वो उसे डपटती हुई बोली। अफराह इस बात में सर हिला गई। कुछ देर बाद नादिया बेगम कमरे में आई और अफराह की नज़र उतारते हॉल में जाने का संदेशा दिया। उन्होंने एक बार भी सावी की तरफ नहीं देखा जिसे महसूस करती सावी आंसू अपने अंदर ही उतार गई। नादिया बेगम और सावी अफराह को संभाले गाड़ी तक लाए जिसको दरीद ने ड्राइव करना था। उस गाड़ी में अफराह, सावी और नादिया बेगम ने हॉल तक जाना था जबकि शायान और मुराद साहब अलहदा गाड़ी में जा रहे थे। बाकी जो करीबी रिश्ते घर में थे वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में रवाना हो चुके थे। सावी ने सरसरी सा दरीद को देखा जिसने सावी के ड्रेस कलर की तरह नेवी ब्लू शेरवानी पहन रखी थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। दरीद अफराह की तरफ आया जिसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था वो और फिर उसके सर पर हाथ रखा। नादिया बेगम ने अफराह को गाड़ी में बिठाया और साथ खुद भी बैठ गई और दरीद ने गाड़ी स्टार्ट करके हॉल वाले रोड पर डाल दी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या सावी कभी दरीद को माफ़ कर पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।